हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिल्कुल ही नई वीडियो में। इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं अपने टर्म 2 साइंस क्लास 10th के फर्स्ट सेट यानी सेट 1 का हमारा डिटेल सॉल्यूशन। इसमें डिस्कस करेंगे हम पूरा कि क्या करा हमने, क्या हो सकता था और क्या करना चाहिए था। तो चलिए बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भाई देखो, पेपर ना सब तरीके से आया था। जो पढ़ के गया होगा पहली बात तो वही करके आ सकता है पेपर। अगर मैं कहूँ कोई बच्चा बिना पढ़े चला गया हो तो उसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ होगा, वो नहीं कर पाया होगा। इसलिए रटने वालों का भी काम यहाँ पर फेल हुआ और ना पढ़ने वालों का भी। अब जो अच्छे से कंसेप्ट समझ के गए थे या जिन्होंने मेरी क्वेश्चंस की वीडियो देखी थी तो वो इस पेपर को आसानी से कर सकते थे। देखो पहला क्वेश्चन क्या आया था। पहला क्वेश्चन आया था कि सर एटम्स पर जो न्यूक्लियर चार्ज होता है पीरियोडिक टेबल में वो लेफ़्ट टू राइट जाने पर भी बढ़ता है और टॉप टू बॉटम जाने पर भी बढ़ता है, लेकिन सर जो एटम का साइज़ होता है वो सिर्फ टॉप टू बॉटम में क्यों बढ़ता है और लेफ़्ट टू राइट में क्यों नहीं बढ़ता है। तो देखो बच्चों, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हमारा एटम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते हैं पर संग ही संग नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं पर वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़ पाते हैं, वो सब एक ही शेल में रहते हैं हमारे, क्योंकि जितने भी अगर एक पीरियड के हम सारे एलिमेंट्स को देखेंगे तो उन सभी के एटम्स सिर्फ एक एक सेम शेल्स के होंगे। जैसे अगर थर्ड पीरियड है तो उसमें सभी एटम के 3 शेल होंगे, ठीक है। तो वो एक ही शेल में रहते हैं, उनका सबका सेम शेल होता है। अब उससे क्या होता है, प्रोटॉन्स, देखिए अगर मान के चलिए 6 प्रोटॉन है तो 6 न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब जो 6 प्रोटॉन है ना वो 6 इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हैं, उन्हें कस के पकड़ लेते हैं बिल्कुल टाइट करके, तो जिससे उनका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता है। लेकिन जब हमने टॉप टू बॉटम वाला केस देखा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो संग में बढ़ते हैं पर इलेक्ट्रॉन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ता है कि वो एक एक शेल इंक्रीज़ कर देता है। अब उससे क्या होता है कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रह जाते हैं तो फिर उनका जो इस पावर थी होल्ड करने की इलेक्ट्रॉन्स को वो कम हो जाती है, जिससे कि क्या होता है हमारा साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा डायग्राम वाला, इसे हम देखें तो देखो भाइयों, ये डायग्राम था। इस डायग्राम में बहुत सिंपल था, आपको एनसीईआरटी की एक्टिविटी से ही आया, इसलिए जो एनसीईआरटी करके गया होगा उससे तो बस मक्खन होगा। तो देखो पहले का सिर्फ आंसर ये है कि हमारे इसमें रॉड हमारी जो है वो मूव करेगी, ठीक है, उसमें फोर्स लगेगा, वो मूव करेगी। डायरेक्शन लिखी नहीं लिखी कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं है। दूसरे में आंसर ये था कि सर अब हम पैरेलल रख देंगे तो सर पैरेलल में तो कोई फोर्स लगता ही नहीं है हमारा, तो नो फोर्स नो मोशन रहेगा इसमें। और जो दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्वांटिटी में बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो मैंने आपको एक बार समझाई थी जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे ये वाला, कि मैग्नेटिक फील्ड बोथ डायरेक्शन में मूव करती है, जिसमें नॉर्थ पोल पर फोर्स लगता है तो इसकी नॉर्थ टू साउथ तो आप डायरेक्शन बता सकते हैं। और मैग्नीट्यूड में हम ये लिख सकते थे कि वो पोल्स पर सबसे ज़्यादा एक दूसरे के करीब होती हैं तो वहाँ पर उनका फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसे भी कर सकते थे। अब अगला क्वेश्चन आया था हमारा हेरिडिटी वाले चैप्टर से, जो कि ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। देखो पहला तो अगर किसी ने करा होगा हाइट और डॉफनेस वाला तो वो तो सबसे ज़्यादा आसान, तो उसमें आज सिर्फ आपको लिखना था, वही आपको चार्ट प्रिपेयर शो करना था। जैसे ही आप लिखा है यहाँ पे स्मॉल टी और बड़े टी का आपको क्रॉस दिखाना था, क्रॉस दिखाने के बाद बस उसी से प्रूफ हो जाता है ये। जो लोग दूसरा करके आए तो वो भी ज़्यादा टफ नहीं था, उन्हें फिर वहाँ पर दिखाना पड़ता, पहले डोमिनेंट ऐसे से वहाँ पर लेट करने पड़ते, जो भी वो मानते कैपिटल आर या कैपिटल वाई जो भी होता, फिर उसको पूरा ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के दिखा दे तब उन्हें करना पड़ता है। तो मेरे को उम्मीद है कि बच्चों ने पहला वाला पार्ट ज़्यादा करा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो भाई अगला आया था बहुत ही आसान, प्लेसेंटा, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और हमारे ओवेरी के फंक्शन बताने का। प्लेसेंटा सारे आइटम्स का एक्सचेंज, ठीक है, टेक प्लेस कराता है मदर और अपने वॉर्म के बीच में। बाकी फैलोपियन ट्यूब में हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, यूटेरस में सर हमारा चाइल्ड ग्रो होता है, और ओवेरी सर ओवेरीज क्या ओवम रिलीज़ करने के लिए होती है, ठीक है। अब इम्प्रूवमेंट इन अवर लाइफ स्टाइल हैज़ लेड टू द जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो मतलब हमारी ज़िंदगी में बदलाव आने के कारण जनरेशन बहुत ज़्यादा हो गया वेस्ट मटेरियल का। तो कोई आप दो इसके रीज़न दीजिए। तो देखिए ये मैं सोचता हूँ बच्चे अपनी अंडरस्टैंडिंग से करके आए होंगे, इसलिए हम इसका यहाँ पर आंसर डिस्कस नहीं करेंगे। तब भी आपको मैं बता दूंगा एंड में इसका क्या होना चाहिए। देखो जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन था कि चेंज इन पैकेजिंग हैज़ रिजल्टेड इन वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो उसका सीधा सा कि जूट की पैकिंग कम हो गई, अब सिंथेटिक फाइबर्स आ गए, या प्लास्टिक के कट्टे बोरे में पैक होने लगा तो उससे ज़्यादा बढ़ गया। बाकी अब दुकानदार हैं तो सामान देते हैं वो प्लास्टिक के उसमें पैक करके देते हैं, ठीक है, पॉलीथीन में देते हैं, तो उससे हमारा यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब चले हम आगे। तो देखो अब ये जो 6th क्वेश्चन आया अमीबा और बाइनरी फ्यूजन, ये बहुत डिटेल का क्वेश्चन है, ये मैंने अपने में कराया था वीडियो में, आप याद कीजिएगा जो इसके क्वेश्चंस की वीडियो है जो हमने कल ही अपलोड करी थी उसमें क्वेश्चन कराया था। डिटेल का क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं मिलता है ये। देखो इसमें पूछा था कि अमीबा में बाइनरी फ्यूजन और लीशमानिया में बाइनरी फ्यूजन के क्या अंतर है। तो अमीबा में बाइनरी फ्यूजन किसी भी प्लेन में हो सकता है, यानी किसी भी डायरेक्शन में, बट लीशमानिया में ये सिर्फ लॉन्गिट्यूडनली हो सकता है विद रेस्पेक्ट टू इट्स फ्लैजेलम, ठीक है। जो बच्चों को पता होगा ये वही कर पाए होंगे, जिन्हें नहीं पता होगा तो वो तो बस सोचते रहे जब भी उन्हें आंसर नहीं आया होगा, ठीक है। कि जल्दी से कमेंट में बताना कि कितने बच्चे से कर पाए थे और कितने नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन था कि मलेरियल पैरासाइट में कैसे होता है, तो सर वो तो हमें फ्यूजन के थ्रू होता है, हमें पता है। अब आगे चलें, अगर हम इसके तरफ, ये अच्छी क्विज थी जिसको करने में काफ़ी मज़ा आया होगा सभी बच्चों को मैं सोचता हूँ, ठीक है। तो पहले का आंसर था हमारा 1,
दूसरे का आंसर था C2H2, तीसरे का आंसर था हमारा C6H12 और चौथे का आंसर था 33HA। देखो इसका इसलिए था क्योंकि ये आप फॉर्मूला देखो CnH2n+2 को ये फॉलो कर रहा था, तो ये अल्केन मॉलिक्यूल था। बाकी रिंग स्ट्रक्चर जिन बच्चों ने बना के देखा होगा वो समझ गए होंगे, C6H12 आएगा और इसमें हमारा C2H2 आएगा, क्योंकि कौन सी है सीरीज़, ये है हमारी एल्काइन सीरीज़। तो आप करके देख लेना, ऐसे ही आएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये तो आया था ट्रॉफिक, उसके मेंडलीफ ने क्यों करा था, देखो मेंडलीफ ने ऑक्सीजन हाइड्रोजन को चूज़ करा था, क्यों करा था, क्योंकि उनकी जो ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला जिन कंपाउंड का सिमिलर होता था उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती थी, और फिर जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती थी वो उन्हें एक ग्रुप में प्लेस कर सकते थे। ये तीनों पॉइंट्स का आंसर हो गया। फिर था हमारा ट्रॉफिक लेवल्स वाला, तो वो आपको पता ही है कि द वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। बाकी ऑटोट्रॉफ क्यों होते हैं फर्स्ट, तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्रोड्यूसर होते हैं ग्रीन प्लांट्स। और फिर रीज़न क्या थे लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स के, तो वो ये था कि अब जब आपकी हर ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी होती है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो जाती है, बाकी थोड़ी सी एनर्जी आगे पास ऑन होती है। तो अगर हम कहें तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी धीरे धीरे आगे पास ऑन होता जाता है, लेस से लेस, ठीक है। इसलिए अगर 3 से या 4 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स की चेन होगी तो उसमें जो आखिरी कंज्यूमर होगा उसे इतनी कम मिलेगी कि उसकी लाइफ के लिए भी सफिशिएंट नहीं होगी, इसलिए वो मर जाएगा। तो ये इसका आंसर हो सकता था। अब 10 आया था हमारा बढ़िया क्वेश्चन फ्लावरिंग का पॉलन ग्रेन्स का, जो आपकी सैम्पल पेपर में आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया भाई। मतलब सभी रट के गए होंगे, फिर तो भाई मैं मानता हूँ आप सबकी मुझे पता है क्या कौन कितना पानी में, और डायग्राम भी बनाए होंगे आसानी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन था 11 डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंसेस का, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, केमिकल सेम है। तो बेसिकली हम कह सकते थे क्योंकि वो बने तो दोनों एक ही कार्बन से, यहाँ बस उनमें कार्बन का जो अरेंजमेंट हुआ है वो डिफरेंट हुआ है, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। अगला आया था हमारा कि लूज़ और गेन क्यों नहीं कर सकता, कार्बन चॉइस में था। तो देखो लूज़ वो इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि प्रोटॉन ने उसे पकड़ के रखा था अच्छे से, कार्बन छोटा आइटम होता है उसमें न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा था। गेन इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि जो हमारा एनर्जी भी तो चाहिए होती है भाई इतने सारे गेन करने के लिए, फिर प्रोटॉन संभाल पाते इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर वो गेन कर लेता। फिर कार्बन ने से कैसे ओवरकम करा, तो कार्बन ने कोवलेंट कंपाउंड बना के ओवन करा। अब चलो आगे, अब ये आए कुछ अच्छे क्वेश्चन। तो देखो इसमें पहले का आंसर था हमारा पैरेलल में आप कनेक्ट करेंगे, फ्यूज़ को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। फ्यूज़ की डेफिनेशन तो शायद आप सभी लिखाए थे। बाकी जस्टिफाई आंसर में हम कह सकते थे कि हाँ भाई ऑन ऑफ हम अलग तरीके से कर सकते हैं अलग अलग, और बाकी कोई डिफेक्ट हो गया तो बाकी चलते रहेंगे हमारा, और वोल्टेज भी सबको बराबर मिलेंगे। अब जो मोटर वाला क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट का आंसर 5 एम्पियर था, सेकंड का आंसर हमारा 35 किलोवाट था, और टोटल कॉस्ट जो आ रही थी वो 175 रुपीज़ आ रही थी। किनका जिनका ये आंसर आ रहा होगा तो वो बस बल्ले बल्ले हो जाओ। अब आ गया हमारा ये न्यूमेरिकल, एक ही आया, देखो मतलब कितने नंबर का है देख भी नहीं पा रहा था, हाँ 3 नंबर का आया था ये। तो देखो भाई अब इसका पहले का आंसर तो बहुत सिंपल था, बहुत सरल था। मैंने आपको जो वीडियो बनाई थी ना वो तो पता नहीं कितने हायर लेवल्स के न्यूमेरिकल्स की वीडियो बना दी थी मैंने, ये तो मतलब एक बच्चा सा था भाई। पहले रेजिस्टेंस आ गई हमारी 20 ओम, दूसरी आ गई हमारा 1 एम्पियर, और तीसरा आ गया हमारा 5 वोल्ट। जो बच्चों का आंसर आ रहा है सही वो खुश हो जाओ। अब आगे आ जाओ भाई केस स्टडी में, जानता हूँ इनमें बच्चों को कम टाइम ही मिला होगा, ठीक है। तो देखो भाई सब कुछ बोला है, कंपलसरी है, सब कुछ करना है बढ़िया तरीके से। अब आगे देखें, इसमें हमारा पहले में गैल्वेनोमीटर हमारा जो है डिफ्लेक्ट होगा, इससे हमें पता चलता है कि करंट इंड्यूस हो रहा है। दूसरे में हमारा कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि एक रेस्पेक्ट में मोशन होना चाहिए। अब जब दोनों की मैग्नेट फील्ड एक ही संग चलेंगी तो वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगी, कट नहीं कर पाएंगी, जिससे हमारा कोई पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट नहीं बनेगा। फिर अगले कंक्लूजन का आंसर क्या था सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे हमें पता चलता है होता है बस। अब आगे आ जाओ भाई ये सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब इतने छोटे टॉपिक से इतना बड़ा क्वेश्चन मेरे को उम्मीद भी नहीं थी। पहले का आंसर है भाई लार्ज होता है एक्स और स्मॉल होता है वाई, या हम कह सकते हैं एक्स नॉर्मल साइज का होता है वाई स्मॉल होता है, ठीक है। बाकी जो मिसमैच पेयर होते हैं उन्हें एक्स वाई कहते हैं, और बाकी हमारा 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और फीमेल में परफेक्ट होते हैं। बाकी 2 एग्जांपल देने को बोले थे तो आप लिजर्ड का दे सकते थे कि जब उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमेशा मेल प्रोड्यूस होता है, टर्टल में टेम्परेचर बढ़ जाने पर फीमेल होता है, स्नेक्स में तो आपको मतलब पैदा होने के बाद भी अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। मतलब कितनी प्यारी सी बात नहीं है ये बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारे सॉल्यूशन खत्म होते हैं। अगर किसी को सॉल्यूशन को लेकर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को मतलब कमेंट में आप बताइए ना मुझे। मैं देखता हूँ कि मेरी वीडियो में कमेंट नहीं आते हैं, लोग मतलब डिस्कस नहीं करते हैं कि या कोई दिक्कत है उन्हें, नहीं तो मैं पहले देखता था कि कमेंट आ रहे थे। तो इसलिए आप डिस्कस करिए, आप मुझे बताइए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कीजिए। मैं आपको अभी SST की ऐसी तैयारी कराने वाला हूँ ना, ऐसी तैयारी कि मतलब आपने कहीं देखी नहीं होगी, सोची नहीं होगी, क्योंकि इस पेपर में इतने क्वेश्चन फंसे हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है, जिन्होंने अगर मेरी सारी वीडियोज़ देखी हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।